2023 4 नवंबर की बात है। सुबह 7 बजे का टाइम था कि किसी परिचित ने ब्रह्मदीन को फोन करके बताया कि तुम्हारे भाई शिक्षक गौतम घायल अवस्था में पार्क के किनारे पर पड़े हुए हैं। किसी गाड़ी ने बड़ी ही बेरहमी के साथ उनको कुचल दिया है। जैसे ही ब्रह्मदीन ये बात सुनता है, उसके तो पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। आनन फानन में अपने बेटे मुकुल को लेकर वो बताई हुई जगह पर पहुंच जाता है और वाकई वहां पर उसका छोटा भाई घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। चारों तरफ खून फैला हुआ था और शायद उसके अंदर अब सांसें भी मौजूद नहीं थी। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए राजेश का भतीजा गौतम और उसका भाई उसको अस्पताल लेकर जाते हैं। अस्पताल जाकर के डॉक्टर उसको मुर्दा घोषित कर देते हैं कि अब इसके अंदर कोई भी जान बाकी नहीं है। बहरहाल जब भतीजे ने और भाई ने ये डॉक्टरों की बात सुनी तो वहीं रोने लगते हैं। रोने के अलावा जब एक आदमी इस दुनिया से चला जाता है तो अब घर वालों के पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचता। जैसे ही उसकी पत्नी ने ये खबर सुनी, वो भी अस्पताल पहुंच जाती है, यानी अपने पति को देखकर वो भी दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। बहरहाल जब डॉक्टर पूरा जवाब दे देते हैं कि अब किसी तरह की कोई गुंजाइश नहीं, इनको घर ले जाओ और इनका अंतिम संस्कार कराओ, तो फिर वो लोग राजेश गौतम को घर ले आते हैं, उनका अंतिम संस्कार कर देते हैं। आखिरी रस्में होने के बाद उनको अंतिम संस्कार तक पहुंचाने के बाद उनकी चिता में आग लगा देते हैं और फिर सारे लोग घर वापस आ जाते हैं। क्योंकि गौतम अपने भाइयों से अलग रहता था और उसका भाई ब्रह्मदीन और उसका भतीजा अलग रहते थे, तो भाई के अंतिम संस्कार करने के बाद भतीजा और भाई उर्मिला यानी अपनी भाभी के यहाँ रात को रुक जाते हैं। उसके बाद में फिर बातें शुरू होती हैं। गौतम की मौत को लेकर मुकुल और ब्रह्मदीन कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि चाचा की मौत को एक षड्यंत्र तरीके से मारा गया है, यानी उनकी ये एक्सीडेंटल मौत, ऐसा नहीं लग रहा है कि वो धोखे से मरे हों, उनको जानबूझकर किसी ने मारा है। जैसे ही उर्मिला ये बात सुनती है दोनों की, बाप बेटे की, यानी अपने जेठ और अपने भतीजे की, तो वो बिफर जाती है और कहती है कि मैं कुछ नहीं जानती, मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें तुम्हारा ही हाथ है और यहां मेरा दिमाग खराब मत करो, इन बातों को करने से कोई फायदा नहीं, आप अपने घर चले जाओ, मैं इस वक्त सदमे में हूं, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। दोनों बाप बेटे उर्मिला की ये बात सुनकर अपने घर आ जाते हैं, लेकिन उनको खटका यह होता है कि उनको उर्मिला ने इस तरह से जो धुतकार कर घर से निकाल दिया था, इसका मतलब क्या होता है। बहरहाल अभी सुबह के 10 ही बजे थे कि उर्मिला थाने में पहुंच जाती है और जाकर के एसीपी से अपनी शिकायत दर्ज करा देती है और कहती है कि मुझे शक है कि मेरे पति की हत्या उनके भतीजे मुकुल और उनके भाई ब्रह्मदीन ने की है, क्योंकि मेरे पति उनसे ज्यादा मालदार थे, करोड़ों के मालिक थे, तो लगता है कि प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने भाई की उन्होंने खुद हत्या कर दी हो। जैसे ही ये खबर दोनों बाप बेटे सुनते हैं, उनके तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि मुकुल जो था वो नेवी में कार्यरत था और ब्रह्मदीन भी जो था वो भी एक सरकारी महकमे में नौकर था। वो तुरंत जाकर फिर एसपी से मिलते हैं और कहते हैं कि मैडम, ये शिकायत जो हमारे खिलाफ आई है इसकी आप बारीकी से जांच करें, कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगता है कि हमारे भाई को षड्यंत्र के तहत मारा गया है, इसलिए इसमें निष्पक्षता से जांच करें, हम हर तरह से संभव आपकी मदद करेंगे, कहीं भी भाग कर नहीं जाएंगे, अगर हम मुजरिम करार पाते हैं तो हमें आप फांसी पर लटका दो। इतने कॉन्फिडेंस के साथ उनकी बात सुनने के बाद एसीपी अंकिता को भी लगता है कि कहीं ना कहीं इस केस में कुछ ना कुछ झोल तो जरूर है। उसके बाद में फिर वो गौतम के नंबर की, उसकी पत्नी के नंबर की, यानी संदिग्ध जो भी उन्हें लगा सबके नंबरों को इकट्ठा कर लिया जाता है। लगभग काफी नंबर हो चुके थे, 12 नंबरों की कॉल डिटेल्स जब निकलवाई जाती है, वहां के आसपास के जहां पर गौतम का एक्सीडेंट हुआ था वहां के सीसीटीवी फुटेज देखे जाते हैं, तो पुलिस को एक चौंकाने वाला हल्का सा सुराग मिलता है। एक फुटेज में उन्हें दिखाई दिया कि जिस कार ने गौतम को टक्कर मारा, हड़बड़ी में वो कार आगे खंबे से जाकर टकरा गई थी और फिर उस कार से एक आदमी निकलकर पीछे खड़ी वैगनआर में बैठकर भाग गया था। उसके बाद में जब कॉल डिटेल्स को बारीकी से खंगाला जाता है तो बाकी 11 नंबरों में तो कुछ नहीं मिलता, लेकिन उर्मिला के नंबर पर पिछले 1 महीने से लगभग 400 बार बातचीत हो चुकी थी। जैसे ही इतना बड़ा खुलासा पुलिस के सामने आता है तो उन्हें जो उनका शक था वो यकीन में बदलता हुआ नजर आता है। अब उनकी नजर ब्रह्मदीन और मुकुल से हट करके उर्मिला पर जम गई थी। उसकी गतिविधियों पर पुलिस वाले नजर रखने लगे थे। जल्द ही उनको पता चल जाता है कि इसमें हो ना हो उर्मिला का ही हाथ हो। अब वो उर्मिला को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे थे। उधर पुलिस ने जिस गाड़ी को सीसीटीवी फुटेज में देखा था, जब उसके नंबर को ट्रेस किया जाता है तो वो भी उसी कॉलोनी का मिलता है। अब पुलिस के पास काफी मात्रा में उर्मिला और अन्य लोगों के खिलाफ सबूत आ चुके थे, इसीलिए पुलिस उर्मिला पर अपना दबाव बनाना शुरू कर देती है। जब उससे पूछताछ की जाती है तो उर्मिला इधर उधर की बातें बताने लगती है, लेकिन जल्द ही उर्मिला पुलिस के आगे टूट जाती है और सच्चाई कबूल कर लेती है और अपने 3 साथियों का और नाम बता देती है। उसके बाद में फिर उन तीनों साथियों को भी गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें अदालत में पेश किया जाता है, फिर जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि भाई आखिर तुमने मास्टर गौतम की हत्या क्यों की,
तुम तो अच्छी खासी अपने पति के साथ अच्छी खासी जिंदगी गुजार रही थी, करोड़ों के मालिक थे मास्टर साहब, फिर आखिर उनकी हत्या करने की ऐसी क्या वजह रही? तो उर्मिला ने जो अपनी कहानी बताई वो भी बड़ी चौंकाने वाली थी, क्योंकि उर्मिला को पति तो मिल रहा था लेकिन पति का सुख नहीं मिल रहा था। और अक्सर ऐसी घटनाएं जो होती हैं, जब एक पत्नी अपने पति से यौन सुख नहीं ले पाती तो फिर उसके कदम बहक जाते हैं। ऐसा ही हुआ था उर्मिला के साथ। जब उर्मिला और गौतम की शादी हुई थी तो वो बड़े नाटकीय ढंग से हुई थी। गौतम अपने एक दोस्त के साथ बनारस में उर्मिला को देखने गए थे। जैसे ही उर्मिला को उसका दोस्त देखता है गौतम का, तो वो तो उसको पसंद कर लेता है, लेकिन उर्मिला को वो पसंद नहीं आता, क्योंकि वो सर से गंजा था, उसके सर पर बाल बहुत कम थे। लेकिन वो पास में बैठे उसके दोस्त गौतम को पसंद कर लेती है। उसके बाद में जब गौतम अपने घर आ जाता है और उर्मिला और उसके दोस्त की मंगनी होते होते रह जाती है, तो फिर दोनों के बीच में बातें शुरू हो जाती हैं और फिर दोनों ही अपने अपने परिवार से एक दूसरे से शादी करने की रजामंदी जाहिर कर देते हैं। दोनों के परिवार भी राजी हो जाते हैं और फिर उनकी 2012 में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद 1 साल तक तो बहुत बढ़िया तरीके से दोनों की जिंदगी चलती है। हर वक्त गौतम अपनी पत्नी के बाहों में समाया रहता था, क्योंकि उसको जो पत्नी मिली थी वो उम्मीद से बढ़ चढ़ के खूबसूरत मिली थी। ऊपर से नया नया बाका नौजवान गौतम, और उसके ऊपर से उसको मिल गई थी बेहद ही खूबसूरत पत्नी। तो अब गौतम अपनी खूबसूरत पत्नी के हर वक्त इशारों पर नाचता, जैसे वो कहती वैसा ही करता। और इस 1 साल की मुद्दत में उनके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया। उसके बाद में अब भी गौतम का प्यार कम नहीं हुआ था। फिर धीरे धीरे टाइम बीतता रहा और उर्मिला और गौतम की रातें रंगीन होती रही। दोनों पति पत्नी टूटकर एक दूसरे को प्यार करते रहे और फिर लगभग 2 साल के बाद और उनके यहाँ दूसरा बेटा पैदा होता है। दूसरा बेटा पैदा होने के बाद अब शादी को लगभग 4 साल का समय भी गुजर गया था और मास्टर गौतम भी अब पहले जैसा इंटरेस्ट अपनी पत्नी में नहीं ले रहे थे, क्योंकि अब उनको पैसा कमाने का जुनून चढ़ चुका था। क्योंकि उनके आसपास की जमीनों में जो है वो प्लॉटिंग हो रही थी और घर की जमीन उनके पास भी लगभग काफी थी। उनके बाप के पास 20 एकड़ जमीन थी, जो कि उन्होंने अपने 3 बेटों में बांट दी थी। इसलिए दिमाग से तेज तर्रार मास्टर गौतम ये सोच रहे थे कि अगर अपनी जमीन को प्लॉटिंग में बेच दी जाए तो इसका अच्छा पैसा बनेगा। इसी उधेड़-बुन में पहले तो सुबह से दोपहर तक वो स्कूल से आते और फिर स्कूल से आने के बाद प्लॉटिंग के काम में लग जाते, पैसा बटोरने के काम में। उसके बाद में फिर हारे थके जब रात को लगभग 9 बजे या 10 बजे घर आता, फिर खाना खाकर सो जाते और पत्नी जो है रात भर करवटें बदलती रहती। अब उनका रूटीन यही हो गया था कि मास्टर साहब पत्नी की तरफ से बिल्कुल बेखबर हो गए थे। अब मास्टर के साहब के दिमाग में एक ये ख्याल आया था कि मैं कानपुर कोयला नगर में अपनी एक ऐसी बिल्डिंग बनाऊं जिसे लोग देख करके हैरत में पड़ जाएं। इसीलिए उन्होंने जो प्रॉपर्टी से रकम कमाई थी अपनी जमीन बेच करके, उसमें से वो 6 करोड़ का इंतजाम करते हैं और अपने घर बनाने के लिए वो 6 करोड़ रुपया लगाने की ठान लेते हैं कि जिससे आसपास के लोग कोठी को देखते तो देखते ही रह जाएं। इसके लिए उन्होंने अपने दोस्त के रिश्तेदार इंजीनियर, ठेकेदार और आर्किटेक्ट शैलेंद्र सोनकर को चुना। शैलेंद्र सोनकर जब उनके संपर्क में आया, वो कॉन्ट्रैक्ट मकान बनाने का शैलेंद्र को मिल गया, तो अब शैलेंद्र मास्टर साहब के घर भी आने लगा था उनसे सलाह मशवरे के लिए। जैसे ही शैलेंद्र घर आना जाना शुरू करता है तो उसकी खूबसूरती को देख करके उर्मिला पिघलने लगती है, क्योंकि शैलेंद्र अभी कुंवारा था और एक 24-25 साल का ऐसा खूबसूरत बाका नौजवान था कि लड़की अगर उसको देख ले तो फिर देखती ही रह जाए। यहाँ तो घर में उर्मिला अपने पति के सुख से काफी दिनों से वंचित थी। जैसे ही शैलेंद्र का आने जाने की भनक उर्मिला को लगती है, वो उसके पास जाने की कोशिश करने लगती है। कभी उसको नाश्ता कराने के बहाने, कभी उससे कोई बात पूछने के बहाने अपने मकान की कि हमारा मकान कैसा बन रहा है। इसी तरह से हर वक्त वो उसके इर्द गिर्द मंडराती रहती जब तक कि शैलेंद्र घर में होता। मास्टर गौतम इस बात को समझ ही नहीं पाए कि आखिर पत्नी उनसे चाहती ही क्या है। और जब एक पति अपनी पत्नी को इग्नोर करना शुरू कर दे, वो दुनिया तो कमा सकता है लेकिन अपने घर को लुटा बैठता है। यही कुछ होने जा रहा था मास्टर गौतम के साथ भी। उन्होंने पैसा बहुत कमा लिया था, आलीशान बिल्डिंग बनाना चाहते थे, लेकिन अपनी गृहस्थी को खो चुके थे। जब शैलेंद्र ने देखा कि उर्मिला उसके ऊपर कुछ ज्यादा ही मेहरबान है, कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रही है, तो अब उसने उसकी तरफ गौर से देखना शुरू कर दिया। जब उसने वासना की नजरों से उर्मिला को देखना शुरू किया, अब उसमें भी उसको पाने की तमन्ना मचलने लगती है, क्योंकि उर्मिला लगभग 35 साल की ऐसी खूबसूरत औरत थी जिसको आदमी देखता तो देखता ही रह जाता। शैलेंद्र की मन की मुराद पूरी हो चुकी थी, क्योंकि बिना कुछ मेहनत किए एक खूबसूरत औरत उसकी झोली में गिरने वाली थी। और ये जो 25 साल की उम्र होती है, जबकि आदमी कुंवारा हो और ऐसे में किसी औरत का सिग्नल उसे मिल जाए जो उसकी बाहों में आकर समाने लगे, तो फिर वो उसको जाने नहीं देता और जल्द ही उसका वो भरपूर आनंद उठाता है। यही कुछ हो रहा था उर्मिला और शैलेंद्र के बीच भी।
मास्टर साहब तो स्कूल चले जाया करते, लेकिन अब शैलेंद्र घर आने लगा था। उसे भी उर्मिला में इंटरेस्ट आने लगा था। दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार कर चुके थे और उर्मिला अपने नैनों के बाणों से इतना उसको जख्मी कर चुकी थी कि शैलेंद्र अब कभी भी ठीक होने की हिम्मत नहीं कर सकता था। दोनों तरफ से जब नैनों के बाण चले तो फिर दोनों को एक दूसरे की बाहों में सिमटते हुए देर नहीं लगी। गैर मौजूदगी में उसके घर में उसी के बेड पर दोनों के बीच में जो वासना का तूफान उठता था, वो आसपास के रहने वाले लोगों तक भी शायद दोनों की आवाजें जाती होंगी, क्योंकि वासना के इस सुख से काफी दिनों से उर्मिला भी वंचित थी और शैलेंद्र तो था ही कुंवारा। इसलिए जब दोनों की जवानी आपस में टकराती है तो उनके बीच में ऐसी चिंगारियां फूटती हैं जो कि पूरा घर उनकी चिंगारियों की गर्म सांसों से जलने से बच नहीं पाता। लेकिन वो कहते हैं कि नाजायज संबंध कितने ही अच्छे तरीके से बनाओ, एक ना एक दिन उनकी भनक लग ही जाती है। चोर चोरी कितनी ही सावधानी से करे, एक ना एक दिन पकड़ा ही जाता है। एक दिन दोनों उर्मिला और शैलेंद्र आपत्तिजनक हालत में संबंध बनाने के बाद एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले आराम कर रहे थे, लेटे हुए थे। गौतम जैसे ही स्कूल से आज कुछ जल्दी आ गए थे, क्योंकि शायद उनके सर में दर्द था या कुछ भी हो। बहरहाल जब किसी के दिन खराब आते हैं तो कोई ना कोई तो कारण होता ही है। इसी तरह से आज शैलेंद्र और उर्मिला का दिन खराब था, तो मास्टर साहब जल्दी स्कूल से घर आ गए थे। जैसे ही वो उर्मिला को इस आपत्तिजनक हालत में अपने बेड पर शैलेंद्र के साथ देखते हैं, उनके तो तन बदन में आग लग जाती है। शैलेंद्र तो वहां से चुपके से मुंह छुपा करके निकल जाता, लेकिन उर्मिला कहां जाती? वो कहीं जाने वाली नहीं थी। अब मास्टर साहब ने खूब तबीयत के साथ उर्मिला की धुलाई कर दी और उसके बाद उसको खूब खरी खोटी सुनाई। उस दिन के बाद मास्टर साहब उर्मिला से ऐसे खुन्नस खा गए, इतनी नफरत पैदा हो गई कि अब वो उसको मारने पीटने का थोड़ा हो या ज्यादा हो कुछ ना कुछ बहाना तलाश करते रहते और फिर उसको जी भर करके मारते। जिस उर्मिला को वो जी जान से मोहब्बत किया करते थे, जिस उर्मिला के साथ में उन्होंने प्यार करके शादी की थी, आज उस उर्मिला को वो जरा सी बातों पर इतना मारते पीटते कि वो पीटते पीटते बेहोश हो जाती। वजह ये थी कि उन्होंने उसको धोखा दे दिया था और ये अकेली उर्मिला की गलती नहीं थी। इसमें गलती सबसे बड़ी जो थी वो मास्टर गौतम की थी, क्योंकि जिस मास्टर गौतम ने अपनी पत्नी को 4 साल तक दिन रात यौन सुख दिया और अचानक से फिर आप उससे आंखें फेर लो तो फिर वो कहां तलाश करेगी यौन सुख, क्योंकि पत्नी तो आदी हो चुकी है ना। एक तो कोई भी इंसान शादीशुदा जब होता है तो अपनी पत्नी से वो इस तरह से चले ताकि जिंदगी भर उसकी पत्नी उसी हिसाब से उसको लेकर के चले। अगर शुरू में तुम ज्यादा स्पीड से गाड़ी भगाओगे और फिर बाद में बिल्कुल ही खत्म कर दोगे तो शायद आपके रिश्तों में कहीं ना कहीं कड़वाहट जरूर आएगी। तो ये सारी उर्मिला को पीटने के जरा से बहाने तलाश करता रहता था। एक दिन उर्मिला वीडियो कॉल पर शैलेंद्र से बात करती है और उसको अपने जिस्म के जख्म दिखाती है और कहती है कि शैलेंद्र, तुम्हारी मोहब्बत के जख्म ये मेरे जिस्म पर लगे हैं। तुमसे मोहब्बत करने का ये अंजाम मुझे मिल रहा है कि मैं आज जख्मी हालत में पड़ी हूं। अब मैं तंग आ चुकी हूं मास्टर से, तुम मुझे बचा लो, नहीं तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। अब जो हमारा ये मिलन है कभी भी नहीं हो सकता। मैं मास्टर से पिटते पिटते इस दुनिया से चली जाऊंगी। मेरे सीने पर ये जख्म देख रहे हो, मेरी पीठ पर जो ये जख्म देख रहे हो, सब तुम्हारी मोहब्बत का नतीजा है। ना मैं तुमसे दिल लगाती और ना ही मास्टर गौतम मुझे ये जख्म देता। या तो मुझे मौत दे दो या फिर मास्टर को मौत दे दो। इतनी बात जब उसकी ये भावुक कर देने वाली बात शैलेंद्र सुनता है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। अब वो मास्टर को सबक सिखाने की तरकीबें सोचने लगता है। उसके बाद में फिर उर्मिला अगले दिन उससे कहती है कि शैलेंद्र, मास्टर के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है। 6 करोड़ रुपए का तो ये नया मकान ही है जो 6 करोड़ की लागत से तुम बना रहे हो। ऊपर से 20 करोड़ की प्रॉपर्टी है और बैंक बैलेंस भी काफी है। मास्टर गौतम के मरने के बाद ये सब कुछ तुम्हारा और मेरा हो जाएगा। जैसे ही तुम मास्टर को मौत के घाट उतार दोगे, हम दोनों शादी कर लेंगे और फिर मास्टर के इस नए मकान में दोनों ऐश करेंगे। शैलेंद्र की समझ में आ जाता है, जब क्योंकि किसी की बुद्धि भ्रष्ट जब होती है तो सब कुछ उसके सोचने समझने की जो है वो शक्ति छिन जाती है। वो कुछ अच्छा सोच ही नहीं पाता। शैलेंद्र भी ये सोच नहीं पाया था कि आखिर मुजरिम तो मुजरिम ही होता है। किसी को मौत के घाट उतार करके वो भी सुख नहीं भोग सकता, क्योंकि एक न एक दिन कानून के लंबे हाथ उसको पकड़ ही लेते हैं। लेकिन जब कोई कांडा इंसान कोई भी करने जा रहा हो तो ये सब कुछ उसके आड़े नहीं आता, क्योंकि वो तो यही सोचता है कि यार हम तो इतनी सफाई के साथ काम करेंगे कि हम कभी भी पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन कोई ना कोई ऐसी वजह हर केस में रह जाती है जिससे कि मुजरिम पकड़ा जाता है। और यही शैलेंद्र और उर्मिला के साथ भी हुआ था। दोनों ने मास्टर को खत्म करने की खौफनाक प्लानिंग बना ली थी। अब दोनों के बीच में तय होता है कि मास्टर को कैसे मारा जाए। तो शैलेंद्र कहता है
कि अगर हम मास्टर की किसी और तरीके से हत्या करते हैं तो उसका पता चल जाएगा। हम मास्टर की हत्या को एक्सीडेंट का रूप देंगे। एक्सीडेंट में ऐसा लगेगा कि शायद पता नहीं कौन मास्टर को ठोक करके चला गया है। मास्टर की मृत्यु भी हो जाएगी और हम भी बच जाएंगे। प्लान दोनों ने बढ़िया तरीके से बनवाया था। इसी तरीके से शैलेंद्र अपने दोस्तों को भी अपने इस प्लान में शामिल करता है। उसके दो दोस्त जिनको उसने 4 लाख रुपए दिए थे, 4 लाख रुपए में वो मास्टर की हत्या करने के लिए, उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि ये गेम जो था ना, वो लगभग 30 करोड़ रुपए का गेम था जो कि उर्मिला और शैलेंद्र खेलने जा रहे थे। इसीलिए उन्हें 4 लाख देते हुए जरा भी दर्द नहीं लगा। अब उन्होंने एक्सीडेंट करने के लिए एक बंदे को तैयार कर लिया था। उर्मिला ने सारी लोकेशन, सारी बातें बता दी थी कि सुबह सुबह 6 बजे मास्टर मॉर्निंग वॉक पर जाता है और जब मॉर्निंग वॉक पर वो जाता है वहीं आप उसको ठोक देना और पता नहीं पीछे से कौन गाड़ी ठोक कर चली गई है। ये सारी चीजें तय हो जाती है। इसी तरह से 4 नवंबर 2023 सुबह 6 बजे जैसे ही मास्टर गौतम वॉक के लिए जाता है तो प्लान के मुताबिक उसे ठोक करके पीछे से इको स्पोर्ट्स गाड़ी से वो भागने लगते हैं। लेकिन हड़बड़ाहट में उनकी इको स्पोर्ट्स वो गाड़ी खंबे से टकरा जाती है। मास्टर को तो उन्होंने मौत के घाट उतार दिया था, लेकिन हड़बड़ाहट में गाड़ी जैसे ही खंबे से टकराई तो उस गाड़ी का नंबर और वो गाड़ी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाते हैं और यहीं से उर्मिला और शैलेंद्र की जो है वो पतन शुरू होता है। पुलिस को इसी सबूत से उर्मिला और शैलेंद्र का पता चल जाता है। सारी कहानी, सारी सच्चाई सबके सामने थी। तो सच्चाई सुनने के बाद में सबको पुलिस रिमांड पर कुछ दिन रखने के बाद उनको अदालत में पेश किया जाता है और फिर उनको जिला जेल भेज दिया जाता है।